नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास दीक्षित। लाइव इंडिया टीवी के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आज हमारे साथ रूबरू होने के लिए मौजूद हैं पीलीभीत शहर से भाजपा विधायक संजय सिंह गंगवार। संजय जी, सबसे पहले तो मैं लाइव इंडिया टीवी के स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। हमेशा से ये कहता आया है, आरोप लगाता आया है प्रदेश सरकार पे और मोदी सरकार पे कि भाजपा सरकार में युवा जो है उनको रोजगार नहीं है, युवा सड़कों पर है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, 4 लाख नौकरियां 4 साल में 4 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी गई। ये आप आंकड़े निकलवा के देख लीजिएगा। दूसरी चीज, पहले नौकरी किसको मिलती थी कि जिसके जेब में पैसे होते थे, चाहे वो योग्य हो या ना हो। लिस्टें बनती थी बैठ करके, पूर्व मुख्यमंत्री जी के यहाँ, उनके चाचा जी के यहाँ, हमारे यहाँ एक समाजवादी के नेता हैं उनके यहाँ बैठ के लिस्टें बनती थी और कौन कितना पैसा दे रहा है ये देखा जाता था। आज जो नौकरियां मिल रही हैं वो नौकरियां जो योग्य है जिस पद के लिए, उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं सरकारी। ये तक नहीं पता होता है कि आपका स्कूल कौन सा होगा, या ये भी नहीं पता है कि आपकी पोस्टिंग किस जगह होगी। एक पारदर्शिता लाए नौकरियों में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार, और पूरे उत्तर प्रदेश का युवा स्वागत कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ऐसी पारदर्शिता और भ्रष्टाचार, बिल्कुल जो नौकरियों का में भ्रष्टाचार था उसको ख़त्म करने का काम किया। हर जिलों में रोजगार मेले लगाए। जिले में भी 4 साल में 4 रोजगार मेले हुए। हर रोजगार मेले में हम लोगों ने बुला करके लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया और पीलीभीत के लोगों को, पीलीभीत के लिए मेडिकल कॉलेज जिसकी बहुत आवश्यकता थी, पीलीभीत का मेडिकल कॉलेज का टेंडर हो चुका। पीलीभीत का मेडिकल कॉलेज 2022 से पहले हमें विश्वास है कि पूरा बनके चालू हो जाएगा। और पीलीभीत मेडिकल कॉलेज बनने से नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। कितने लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसमें रोजगार मिलेगा। यहाँ के बहन बेटियां हमारी बाहर मेडिकल की पढ़ाई करने जाती थी, उनको पीलीभीत में व्यवस्था हो गई। और इसके अलावा यहाँ के जो मरीज थे उनको दिल्ली और लखनऊ और बरेली जाना पड़ता था, वो सब व्यवस्था हमारी सरकार ने यहीं कर दी। 100 बेड का महिला अस्पताल जिला अस्पताल में बनाया। हर जगह सीएससी बनाई गई, पीएससी को बढ़ा करके सीएससी बनाई गई। शाही पुलिस चौकी के पास में एक सीएससी बन रही है, एक लौरी खेड़ा में बनी हुई है, एक शाही पुलिस चौकी के पास में बन रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांति आई और हम लोगों ने इतना काम किया कि जितना पिछले 15 वर्षों में नहीं हुआ। पिछले कार्यकाल में क्या था कि जिला अस्पताल जाने के लिए भी सड़क बहुत खराब थी, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। उस सड़क को भी बनाने का काम हम ही ने किया, वरना तो मरीज जिला अस्पताल, मेन सड़क से जिला अस्पताल जाते जाते अगर मरीज है तो बहुत हालत उसकी खराब हो जाती थी। तो ये आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं सपा वाले, जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। एक काम जरूर हुआ सपा की सरकार में, धन वसूली। हमारे यहाँ का आपने देखा होगा कि बैरियर लगा के, आज तक नहीं हुआ था कभी पीलीभीत में। जिला पंचायत में एक नेताजी की बेटी अध्यक्ष थी, जिला पंचायत के नाम पे गुंडा टैक्स वसूला जाता था। जहां से उत्तर प्रदेश शुरू होता था तो उत्तर प्रदेश टैक्स, और जब बरेली से कोई गाड़ी आती थी तो जनपद पीलीभीत में आने का गुंडा टैक्स होता था। वो सारा गुंडा टैक्स खत्म हो गया और पीलीभीत की जनता वो गुंडा टैक्स और उन समाजवादियों के अत्याचारों को पीलीभीत की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं। देखा गया है पिछले काफ़ी लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचल में, शहर में भी बिजली और पानी की व्यवस्थाओं का बहुत बुरा हाल रहा था। क्या लगता है आपको कि आपकी सरकार में और आपके द्वारा इन व्यवस्थाओं में क्या कुछ सुधार किए गए हैं? देखिए जी, बिजली हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 22 घंटे और शहर में 24 घंटे देने का काम किया, जो अभी भी आ रही है। पिछली सरकार में पिछले 15 सालों की बात करूं कि हमारे शहर में बिजली 3-4 घंटे आती थी। ग्रामीण क्षेत्र की जहां तक बिजली की बात है, हमने सरदार नगर में, अमरिया में 300 करोड़ रुपए का बिजली का उपकेंद्र मिल रहा है। जमीन नहीं मिल रही थी, 12 एकड़ जमीन खरीदी गई, जो इस समय बनके बिल्कुल तैयार अवस्था में है, जो चालू होने वाला है। और बिजली का कनेक्शन लेने के लिए लोगों को चप्पलें घिस जाती थी, लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था, रिश्वत देनी पड़ती थी।
हमारी सरकार ने बिजली के कनेक्शन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र पे, शहरी क्षेत्रों में, मोहल्ले में कैंप लगाए और कैंप लगा करके निःशुल्क बिजली के कनेक्शन बांटे। और इस विधानसभा की, मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है और बड़ा ये जो सोचनीय बात भी है और चिंतनीय बात भी है कि जिस विधानसभा से जीता हुआ विधायक 2 बार विधायक रहा और तीसरी बार कैबिनेट में मंत्री हो जाते हैं। पीलीभीत ने तो 2 मंत्री देखे हैं। मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूं जी। उस विधानसभा के 8 ऐसे गांव जिनमें विद्युतीकरण नहीं हुआ, उन 8 गांव के मैं आपको नाम गिना सकता हूं, किशनपुर, गोंटिया, डिगरी, और एक ऐसा गांव मुलायम सिंह जी की, अखिलेश जी की सरकार में यादवों की गोंटिया है, धुंधरी, वहां भी विद्युतीकरण नहीं हुआ। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सपा सरकार में चिराग तले अंधेरा रहा। तो वो 3 गांव ये हो गए, और प्यास, गोंटिया, ये कई सारे ऐसे गांव हैं कि जिनमें विद्युतीकरण नहीं था। आज मैं कह सकता हूं, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कहते हुए कि मैं योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं, मैं मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं, और आज मेरी विधानसभा क्षेत्र का कोई गांव, कोई मजरा ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में बिजली ना जल रही हो। पूरा विश्व एक ऐसी बीमारी से जूझा पिछले साल, जो बीमारी का शुरुआत हुई, जिस बीमारी की, कोरोना नाम की महामारी। तो इस कोरोना बीमारी जब चली, कोरोना का प्रकोप चला, अभी भी चल रहा है, तो इसके दौरान आपने किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने आई, आपकी क्षेत्रवासियों को लेकर किस तरीके का आपने संभाला स्थितियों को? देखिए, मैं पीलीभीत के जिला प्रशासन को और उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद आज आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा। और एक बात कहना चाहूँगा, जब कैप्टन अच्छा होता है तो बाकी टीम को भी अच्छा खेलना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 बनाई, हम लोगों के साथ लगातार उनका बातचीत का क्रम वर्चुअल जारी रहता था। जिला प्रशासन के साथ हम लोगों ने बैठ करके रणनीति तैयार की। उस रणनीति में लॉकडाउन में भी हमने कभी किसी को कोई समस्या नहीं आने दी। आपने एक चीज़ देखी होगी कोविड के टाइम पे, जो जनता के सामने भी आनी चाहिए। जनता सपा को भी वोट देती थी, बसपा को भी वोट देती थी, और भाजपा को भी दिया और कांग्रेस को भी दिया, या अन्य किसी दल को दिया। कोविड जैसी महामारी, वैश्विक महामारी, इसमें अगर आपको सड़कों में सेवा करते दिखे तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दिखे, या वो समाज सेवी दिखे होंगे कि जो समाज के लिए सेवा करते हैं। मुझे आप बता दीजिए, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता कभी किसी को 1 किलो राशन देते हुए कहीं दिखाओ, कहीं किसी को पानी पिलाते हुए दिखाओ। तो जनता सब देख रही है। बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाना, बड़े बड़े कॉलेज खड़े कर लेना, खुद के लिए जीना, और जो लोग खुद के लिए जी रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि एक दिन गरीब के लिए भी जी के देखो। किसान आंदोलन पिछले 2-2.5 महीनों से किसान आंदोलन ज़ोरों शोरों पे चल रहा है, और जनपद से भी कुछ किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंचे थे। तो किसानों को किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? सरकार द्वारा जो 3 कृषि कानून लाए गए, जिनका किसानों द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। अभी 2 दिन पहले हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, 72वां, वहाँ पर भी कुछ बवाल हुआ, वहाँ भी लाल किले पर काफ़ी बवाल हुआ। उसके बाद क्या लगता है कि आगे सरकार को क्या कदम लेना चाहिए जिससे ये किसान आंदोलन खत्म किया जा सके और किसानों को भी संतुष्ट किया जा सके? किसान कहाँ आंदोलन कर रहा है? सारी दुनिया देख रही है किसान आंदोलन कर रहा है। किसान का तो कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है, किसान का तो नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, कौन लोग हैं ये लोग जो किसानों की जगह पे बैठे हुए हैं? ये किसान को तो पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। किसान को तो, किसान सीधा है, हिंदुस्तान का किसान, भारत का किसान बहुत सीधा है। किसान को तो बता दिया कि दिल्ली चलना है साहब, कौन ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है। आपने देखा कि किसी आंदोलन में, वहाँ आपने टीवी पे कई सारी चीज़ें देखी हैं, शराब भी बांटी जा रही है, कई सारे ऐसे हो रहे हैं। और जो 26 तारीख की घटना है, उसकी जितनी भी निंदा करी जाए वो कम है। वो इस देश का अन्नदाता नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये कहूँगा कि वो अन्नदाताओं का आंदोलन ही नहीं है। अन्नदाताओं का आंदोलन होता तो अन्नदाता तो इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं,
रही बात किसान कृषि संशोधन बिल के जो 3 आए हैं, सरकार हमेशा, आज भी आपने देखा सरकार का बयान कि किसानों से वार्ता के लिए हमेशा तैयार है, और जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ जांच भी हो रही है, जांच के बाद कार्रवाई भी होगी। मतलब आपके कहने का मतलब सीधा सा यही है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसान अपनी समस्याएं बताएं, उन समस्या को सुनने को तैयार है, मगर वहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो दंगे फसाद कर रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वो किसान नहीं हो सकते, वो किसान नहीं हो सकते, वो अन्नदाता नहीं हो सकते। अन्नदाता जीवन देने का काम करता है, अन्नदाता देश को आगे बढ़ाने का काम करता है, अन्नदाता भारत की, हिंदुस्तान की खुशहाली देखना चाहता है और एक भारत, अखंड भारत देखना चाहता है। आप ही की विधानसभा में मझौला क्षेत्र है जो उत्तराखंड बॉर्डर से सटा हुआ है, वहाँ बहुत पहले एक शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी। शुगर फैक्ट्री आज भी स्थित है, मगर कई वर्षों से बंद पड़ी है। आपके द्वारा लगातार उस शुगर फैक्ट्री को चलाए जाने के प्रयास किए गए, कई बार मीडिया में भी चर्चा रही कि शुगर फैक्ट्री जल्द शुरू होगी, मगर अभी तक कुछ परिणाम दिखते नज़र नहीं आए हैं। देखिए, शुगर फैक्ट्री हमारे एजेंडे में आज भी है और शुगर फैक्ट्री चलाने का हमारा पूरा प्रयास है, और ईश्वर की कृपा रही तो हम 2022 से पहले शुगर फैक्ट्री चला लेंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने ऊपर भी विश्वास है, अपनी सरकार पे भी भरोसा है, और सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे भी मुझे भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी। महाराज जी तो दानी है, वो तो वरदान दे देते हैं, और महाराज जी निश्चित रूप से वरदान देंगे मझौला फैक्ट्री चलाने के लिए, ऐसा मुझे विश्वास है अपने नेता पर। अयोध्या में जन्मस्थली पर लंबे समय की लड़ाई के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है, और कुछ ही समय बाद 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो चुनाव और भगवान राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और चुनाव का कोई तालमेल नहीं है। भगवान राम में तो हमारा जीवन है, हम लोग जिस दिन से पैदा होते हैं और जब तक रहते हैं और जब जाते हैं तब तक राम में रहते हैं। हमारे आपके घरों में जब पैदा होते हैं तो नाम बाबू राम, राम बहादुर, राम से शुरू हुआ, और जब सुबह मिलेंगे, दोपहर मिलेंगे, तब भी आपस में राम राम ही करते हैं, कल कल में बसे राम। और जब इस दुनिया को छोड़ करके जाते हैं, 4 कंधे पे लोग लेके जाते हैं, तब भी बोलते हैं राम राम सत्य है। तो राम, भगवान राम को चुनाव से वाले चश्मे से देखने का कुछ नहीं। चुनाव से इसलिए जोड़ा मैंने क्योंकि हमेशा से ये पक्ष हो या विपक्ष हो, आपकी पार्टी हो या अन्य दूसरे दलों, हमेशा से कहा गया है कि राम मंदिर को लेकर ही वोटों का विभाजन होता है। राम मंदिर के नाम किसी के कहने से किसी भाजपा कभी राम मंदिर के नाम पे चुनाव नहीं लड़ी। आपकी पार्टी का हमेशा नहीं। हमारी पार्टी के कौन से एजेंडे में राम मंदिर का निर्माण का वो लिखा हुआ है? राम मंदिर हमारी पार्टी ने जब चुनाव लड़ा, 2017 का चुनाव लड़ा, तब हम लोगों ने विकास के नाम पे लड़ा। 2014 का चुनाव लड़ा तो मोदी जी के नाम पे लड़ा, विकास के नाम पे लड़ा, गुजरात मॉडल पे लड़ा। और 2019 का चुनाव लड़ा, वो भी विकास के नाम पे लड़ा, और 2022 लड़ेंगे, वो भी विकास के नाम पर हम लोग लड़ेंगे। राम मंदिर से राजनीति का कोई मतलब नहीं है। राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, राम हमारे कण कण में राम हैं। हम आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी भगवान राम है जी। तो राम, भगवान राम को राजनीति से जोड़ने का काम ये विरोधी करते हैं। आज तो जो विरोधी है वो भी राम राम कर रहे हैं। जिन लोगों ने गोलियां चलवाई थी, वो लोग आज भगवान राम का नाम ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों लगता है कि उन लोगों, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, उन लोगों को आज राम नाम का सहारा लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि राम तो सब में है, राम तो सब में है। तो फिर उस वक्त लोगों को राम नाम की याद नहीं। वो वोट की राजनीति करते हैं, वो प्रदेश और देश को तोड़ने का काम करते हैं। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई से भाई को लड़ाओ, हिंदू से मुसलमान को लड़ाओ, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे मैं कहना चाहता हूं, एक छोटा सा उदाहरण दूं।
अखिलेश जी की सरकार में कब्रिस्तानों की बाउंड्री हुई, शमशान घाट में एक ईंट नहीं लगी। हम इसका विरोध नहीं करते कि कब्रिस्तानों की बाउंड्री क्यों हुई, ठीक है, कब्रिस्तानों की आपने बाउंड्री करी, अच्छी बात है, लेकिन शमशान घाट की भी अगर बाउंड्री करा देते तो भाईचारा बना रहता। उन्होंने बीच में ऐसी खाई खोद दी कि एक तरफ हिंदुओं को कर दिया, एक तरफ मुसलमानों को कर दिया, और इसलिए सिर्फ ये करते हैं कि जिससे प्रदेश की जनता का, देश की जनता का ध्यान विकास से हट करके धार्मिक चीजों में लगा रहे और इन सब चीजों में फंसे रहें और इनसे कोई विकास के बारे में सवाल ना करें। आप जब विधानसभा चुनाव में आपने दाल ठोकी थी, पहली बार जब विधानसभा चुनाव आपने लड़ा, तो आपने अपने क्षेत्र की जनता से कुछ वादे किए थे। क्या लगता है आपको कि आपने अपने, चूंकि आपकी सरकार को और आपके कार्यकाल को लगभग 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, कि क्षेत्र की जनता से किए गए वादों को आपने कितना प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया है? देखिए, क्षेत्र की जनता से जो मैंने वादे किए उनमें एक मझोला शुगर मिल छोड़ करके बाकी मैंने लगभग 95% से ऊपर काम पूरा कर दिया, हमारी सरकार ने भी और मैंने भी। सड़कों के बारे में मैंने आपको गिनाई दिया, चिकित्सा के बारे में गिनाई दिया, मेडिकल कॉलेज मेरे एजेंडे में था, डे फर्स्ट से मेडिकल कॉलेज आ ही गया। डायलिसिस यूनिट के लिए मैंने कहा था, डायलिसिस यूनिट आ ही गई। महिला चिकित्सालय के लिए कहा था, वो आ ही गई। आयुर्वेदिक कॉलेज में हॉस्टल के लिए, गर्ल्स हॉस्टल के लिए कहा, वो 3 करोड़ रुपए से बन ही रहा है। नौजवानों के लिए ITI बनवाने का, तकनीकी शिक्षा के लिए बात करी है, मरिया में बन रही है, लौरीखड़ा में प्रस्तावित है। इंटर कॉलेज की शिक्षा में बात करी, इंटर कॉलेज बन ही रहा। गवर्नमेंट कॉलेज में ई क्लासेस शुरू हो गई, जिसमें मैंने अपना पैसा भी दिया। तो जितने मैंने जनता से वादे किए वो लगभग 95% पूरे हैं। और जहां तक रही रोजगार की बात, जी, हमारी सरकार की तमाम योजनाएं हैं, बैंक लोन देने को तैयार है, नौजवान पीलीभीत का भी काम देने वाला बन रहा है। मैं तमाम ऐसे लोगों के नाम गिना दूंगा कि जिन लोगों ने काम शुरू करके लोगों को रोजगार देना शुरू कर दिया। अभी 26 जनवरी के दिन एक जनपद एक उत्पाद में मैंने लगभग 150 लोगों को टूल किट बांटी, और वो 150 के 150 लाभार्थी सब कहीं ना कहीं रोजगार देने वाले बने। तकनीकी शिक्षा में हमने कैंप लगा करके, मैं आपको बता चुका हूं कि कैंप लगा करके प्रमाण पत्र, यहीं से नियुक्ति पत्र जो है वो देने का काम किया। चलिए विधायक जी, लाइव इंडिया टीवी के शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि हम फिर किसी मुद्दे को लेकर जल्द साथ बैठेंगे और जनता से रूबरू होंगे। धन्यवाद।